बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नस्लबाद से मैं इकबाल जंजुआ। आज 7 दिसंबर है। आज़ाद कश्मीर में जो स्ट्राइक शटडाउन पहिया जाम है, इसका आज तीसरा दिन है। आज भी आज़ाद कश्मीर भर में तमाम अज़ला के अंदर छोटे बड़े बाज़ारों में बाज़ारें दुकानें बंद रही, पहिया जाम रहा और रज़ाकाराना तौर पर बहुत से जो ताजर थे, लोग थे, अवाम थी, उन्होंने इस एहतजाज में और इस स्ट्राइक में हिस्सा लिया। लेकिन आज 7 दिसंबर की जो दिन है, आज की जो स्ट्राइक है, आज़ाद कश्मीर भर, चाहे वो मुज़फ़्फ़राबाद हो, बाग हो, रावलाकोट हो, मीरपुर हो, कोटली हो या दीगर अज़ला के जो काफ़िले थे, वो सारे के सारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे कोहाला हो गया, टाई हो गया या दीगर रावलाकोट या कोटली या मीरपुर से जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको बंद करने का एहतजाज है। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि ये जो एहतजाज है, ये जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये एहतजाज है क्यों और इसके पीछे असल वजह क्या है। क्योंकि बहुत से लोग दो हिस्सों में तकसीम हैं, ताजरान के अंदर भी अब तकसीम होना शुरू हो गई। इसी तरह से आम आदमी की राय में भी फ़र्क आता जा रहा है। एक कह रहा है कि जी स्ट्राइक ठीक है और एक ग्रुप या नज़रिया ये कह रहा है कि स्ट्राइक ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा माजी में जाऊंगा कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत थी, जो ख़ित्ता है, ये बड़ा पुरअमन ख़ित्ता है। इसके अंदर जो सियासी जमातें हैं या जो हुकूमत का सिलसिला है, चाहे नाम नहादी सही, लेकिन किसी न किसी हद तक जमहूरी अमल से गुज़रते हुए इलेक्शन से आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, बेस कैंप है मुज़फ़्फ़राबाद में, उसे सेलेक्ट किया जाता है। अच्छी बल्ली तनवीर इलियास की हुकूमत जो थी वो चल रही थी, अवामी मैंडेट लेकर तनवीर इलियास इस हुकूमत में आया था और वो कश्मीर में बहुत अच्छे उसके प्रोजेक्ट भी थे, उसके जो नज़रियात थे, उसके जो ख़यालात थे, वो भी आज़ाद कश्मीर या आम आदमी के लिए बेहतर थे और कश्मीर की तरक्की, टूरिज़म और दीगर जो चीज़ें थी, वो उसमें उसका नुमायाँ नज़रिया था कि इनको बेहतर करना है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रजीम चेंज हुई और वही वाला स्क्रिप्ट, वही जो तरीक़ेकार है, वो यहाँ पर भी अप्लाई किया गया और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बात के तनवीर इलियास की हुकूमत को, रजीम चेंज को अदम एतमाद के नाम से तब्दील कर दिया गया। उसके ऊपर जो इल्ज़ामात थे तनवीर इलियास के ऊपर, तौहीन अदालत हो गई या दूसरे हो गई, ये सब के सब बोगस थे, बेबुनियाद थे, इनकी कोई अहमियत नहीं थी। ये सब आपको पता है कि यहाँ जिसको चाहें सही कर दें, जिसको चाहें गलत करार दे दें। यहाँ पर आइन कानून उस तरह से है नहीं, लेकिन चले एक ताकतवर पीछे थी, ताकतवर हल्के ने तनवीर इलियास की हुकूमत गिरा कर एक ऐसे शख्स को आज़ाद कश्मीर के ऊपर मुसल्लत किया जिसकी ना अवाम के अंदर कोई मकबूलियत थी और ना वो जमहूरी है, ना उससे किसी किस्म का कोई सियासी तजर्बा है और ना उसे अवामी हमदर्दी है। चौधरी अनवारुल हक उसका नाम है और चौधरी अनवारुल हक जब आज़ाद कश्मीर में जो रजीम चेंज की सूरत में आए, तो बेशक वो ये कहें कि मुझे 48 वोट मिले, यूनानिमसली मुझे सारे के सारे लोगों ने सेलेक्ट किया, लेकिन कैसे किया, किस तरह से किया, ये सब जानते हैं। कहाँ से हुक्म आया और कैसे होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो साहब फिर इस मुल्क के ऊपर, इस खित्ते के ऊपर मुसल्लत हो गए। आज भी चौधरी अनवारुल हक कहीं भी कोई छोटी मोटी तंजीम में किसी जगह पे मीडिया टॉक करें या बात करें, तो वो एक ही धमकी देते हैं कि मैं आज भी कहता हूं कि आप मेरे ख़िलाफ़ 27 वोट लेकर आ जाएं तो मैं अभी भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूं। ये शख्स हमेशा, कोई भी हो, वो शख्स उस वक्त तक धमकियाँ देता रहता है जब उसे पता होता है कि उसके पीछे एक ताकत है और वो ताकत उसे कभी भी पीछे नहीं हटने देगी, हराने नहीं देगी, 27 वोट उसके ख़िलाफ़ कभी भी इकट्ठे नहीं होने देगी। तो इसलिए वो भी चौड़ा होकर ये कहता है कि ठीक है। आगे चलते हैं। चौधरी सरकार ने फिर जब आया तो आने के बाद उसने ये देखा कि उसकी कंड भी मजबूत है, उसका बैक भी तगड़ा है, उसके साथ हमायत भी है। भाड़ में गई अवामी हमायत, पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोगों की हमायत लेकर इमरान खान जेल में बंद है और तनवीर इलियास चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ अगर कोई अवाम ना हुई तो क्या हो जाएगा, इसलिए वो भी बेफिक्र है। चौधरी अनवार ने फिर आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद कश्मीर का जो पुरअमन खित्ता था, वो लोग जो अपने अपने
کاروبار میں روٹینی زندگی میں اپنے مصروف تھے ان کے حقوق چھیننے شروع کر دیے. کبھی کسی پہ پابندی لگانا شروع کر دی, کبھی بولنے پہ پابندی, کبھی جلسے پہ پابندی, کبھی آئینی جو حق ہے عوام کا اس پہ پابندی, یہاں تک کہ پاکستان آنکھیں بند کر کے ٹیکس پہ ٹیکس لگاتا جا رہا تھا. بجلی کے اوپر ٹیکس تھا, باقی چیزیں جتنی بھی ہیں کھانے پینے کی اشیاء اس پہ ٹیکس تھا. تو آزاد کشمیر کی جو چودھری سرکار تھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی, اور یہاں تک کہ کسی کا بجلی کا بل اگر 500 روپے آتا تو ٹیکس اتنے تھے کہ وہ کئی ہزاروں تک پہنچ جاتا. عوام جاگی, عوامی ایکشن کمیٹی بنی, ان کے اندر شعور آیا اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ حکومت کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ یہ ٹیکس واپس لیے جائیں. بجلی ہماری ہے, پانی ہمارا ہے, اور ہمارے ڈیمپو سے یہ بجلی بن رہی ہے, منگلا ڈیمپ وہ بھی ہمارا ہے. اگر ہمیں رائلٹی نہیں دی جاتی تو کم از کم ہمیں ہماری بجلی اس قیمت پہ دی جائے جس قیمت پر یہ یہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے. اس پہ بات بڑھتی گئی, چودھری انوار اکڑتے گئے اور بات یہاں تک پہنچ آئی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی انہوں نے پھر بھرپور احتجاج کیا اور اس میں شہادتیں بھی ہوئیں, بہت زیادہ مشکلات بھی آئی, لیکن آخر وہ حق لینے میں کامیاب ہوئے اور 3 روپے یونٹ اور آٹے کے اندر جو سبسڈی جو ان کا حق تھا وہ لینے میں کامیاب ہو گئے. جب وہ لینے میں کامیاب ہوئے تو چودھری سرکار آج تک بار بار ایک ہی بات کہتی ہے, میرا بڑا احسان ہے, ہم نے اپنی جیبیں کاٹ کر یہ سبسڈی دی, ہمارا جو تھا جو بجٹ تھا آزاد کشمیر کا اس کے اوپر کٹ لگ گیا اور بہت سی ایسی باتیں. لیکن وہ پھر سے باتیں ہوتے ہوتے پھر ایک اور ایسا ہوا کہ صدارتی آرڈیننس کے نام سے ایک ایسا آرڈیننس آیا جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی تنظیم, کوئی عوامی ایکشن کمیٹی ٹائپ کی کوئی چیز نہ جلسے کر سکتی ہے, نہ جلوس کر سکتی ہے, نہ عوامی ریلی نکال سکتی ہے. ہاں, جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ جلسے جلوس عوامی ریلی نکالیں گی, لیکن اس سے پہلے وہ 1 ہفتہ یا 10 دن یا 15 دن پہلے حکومت سے, انتظامیہ سے, ضلع انتظامیہ سے اجازت لیں گے, پھر انہیں اجازت دی جائے گی, جو کہ کسی بھی طرح سے ماننے کے قابل نہیں تھی یہ بات. اور یہ تو بالکل ایسے تھا جیسے بھیڑ بکریوں کو بند کر کے رکھ دیا جائے, انسان کو بولنے کا, ریلی نکالنے کا, حق مانگنے کا, بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہو. عوام کے اندر شعور آلریڈی آ چکا تھا اور عوام پھر سے اس آرڈیننس کے خلاف نکلی. جب نکلی تو چودھری سرکار نے, جیسے ہوتا ہے آزاد کشمیر کی حکومت بھی جو پاکستان کے بالکل اسی اسکرپٹ پہ چل رہی ہے, انہوں نے اس آرڈیننس کو عدالت سے کالعدم قرار دے دیا. یہ کالعدم یہ ہے کہ وقتی طور پر منہ بند کرنے کے لیے ایک ٹھپا لگا دیا جائے یا ایک ہلکا سا آگے سے ہاتھ رکھ دیا جائے, جیسے ہی امن ٹھیک ہوں گے بیچ میں سے کوئی ایسی ٹرک نکال کر اسے پھر سے چنگاری کو بھڑکا دیا جائے گا. جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ اس آرڈیننس کو معطل نہ کیا جائے بلکہ اسے سرے سے ختم کر دیا جائے. یہاں تک بھی بات ہوتی تو چلیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی, لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جتنے بھی عہدیداران, عوام لوگ تھے جن کا تعلق مختلف مکتبہ فکر, سیاسی نظریات, عوام علاقہ, مختلف تنظیموں سے تھا, ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. پتہ نہیں یہ آزاد کشمیر کی حکومت نے کیا یا پھر کون تھے, لیکن وہ 70 سے زائد ایسے اسیران ہیں جن کو آزاد کشمیر کی حکومت نے کہیں نہ کہیں دہشت گردی کا ایکٹ لگا کر, کسی کو ملک میں بدامنی پھیلانے کا الزام لگا کر, کسی کے نام پر کچھ لگا کر انہیں گرفتار کیا ہوا ہے. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اسیران کو رہا کیا جائے, اگر رہا نہ کیا گیا تو پھر یہ جو احتجاج ہے یہ جاری رہے گا. اس میں جو مطالبات تھے اس پہ حکومت نے, کل کی جو بات تھی اس میں حکومت نے وہی پرانا اسکرپٹ استعمال کیا. انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آپ کے اسیران کو بھی چھوڑیں گے اور یہ باتیں بھی مانیں گے. تو حکومت کی طرف سے جو وزیر اطلاعات تھے ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے یا عہدیداران ہم سے بات کریں. لیکن اس دوران جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے, عہدیداران تھے, انہوں نے انتظار کیا, لیکن صرف دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے مذاکرات کا اعلان تو کیا گیا تھا, لیکن مذاکرات کے وقت جو تھا نہ کسی قسم کا کوئی ٹائم سیٹ ہوا اور نہ اس سے مذاکرات ہوئے. اور جو کچھ ہلکی پھلکی بات چلی بھی تو جو اسیران تھے, جو لوگ بند تھے, ان کے اوپر مختلف ایکٹ لگا کر یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے
लिहाजा उनको हम अभी नहीं छोड़ सकते। अब ये सब लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वो शऊर चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, वो शऊर चाहे आज़ाद कश्मीर के अंदर हो, वो आ चुका है। और अवामी एक्शन कमेटी और इनके अहदेदारान ने कहा कि ऐसी कोई बात हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे असीरान को रिहा न किया जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं, ना वो दहशतगर्द हैं, ना वो बदअमनी फैला रहे हैं, ना किसी किस्म की कोई और हालात ख़राब कर रहे हैं। उनको सिर्फ़ इसलिए बंद किया गया ताकि दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आए, खौफ आए, डर हो और वो भी बोल ना सकें। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर आज तीसरा दिन है। आज़ाद कश्मीर भर से उसी तरह से बाज़ार भी बंद हैं और पहिया जाम भी है। जत्थे, रैलियाँ, एहतजाज बाग से, मुज़फ़्फ़राबाद से, रावलाकोट से, दीगर शहरों से अपने अपने इलाके के जो एंट्री पॉइंट्स हैं जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ पर वो एहतजाज करेंगे या धरना देंगे। इनका मुतालबा एक ही होगा कि हमारे असीरान को रिहा किया जाए, नहीं तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। इस पे आखिर में चंद लाइनों में मैं अपना जो तजिया दूंगा वो यही दूंगा कि अगर इस तरह से ये सिलसिला जारी रहा, ये जो असीरान हैं, गिरफ़्तारियाँ हैं, इल्ज़ामात हैं, एक्ट लगाना है, तो फिर ये मामला बहुत आगे जाएगा। मैं इस वक्त ये कहूँगा कि ये जो सारे का सारा एहतजाज है, जो पहले था वो भी, जो अब हो रहा है ये भी, और जो आने वाले वक्त में होगा ये भी, और जो अवामी एक्शन कमेटी का जन्म है ये भी, ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी चौधरी सरकार की है। क्योंकि चौधरी सरकार जिस स्क्रिप्ट पे चल रहा है उसे पता है कि मेरा तो ना कोई मकबूलियत है, ना मेरी कोई अवामी पजीराई है, ना मैंने कहीं दोबारा से आना है। तो जो हुक्म मेरे आका की तरफ से होगा उसे मैं एज़ इट इज़ मानता जाऊं और जैसे जैसे है पल्स देखते हैं अवाम की क्या है। लेकिन ये हालात ख़राब होंगे, आज़ाद कश्मीर का पुरअमन खित्ता उस इंतशार की तरफ जाएगा। इस इंतशार की ज़िम्मेदारी सारी की सारी चौधरी अनवार और इनके हैंडलर्स की है, जो इस खित्ते को अमन से नहीं रहने देते और कहीं ना कहीं से ऐसी चिंगारी लगाते हैं जिससे आवाम के अंदर बेचैनी पैदा होती है। फिर उनको ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, फिर उनको नज़रियात में तकसीम किया जाता है। इस वक्त कश्मीर किस नज़रिए के ऊपर चल रहा है ये सारी दुनिया जानती है। वो कश्मीरी जो कल तक पाकिस्तान को अपना खैर ख्वाह नहीं बल्कि अपना हमदर्द और सहारा समझता था, आज वो कश्मीरी ये कहता है कि हमें अब अकेला छोड़ दो, जिएंगे तो जी लेंगे, नहीं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ आपके सामने है और इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है। और यही वो दो बातें हैं जिनको लेकर कश्मीरियों को तकसीम करके फिर कश्मीरियों के अंदर उसी तरह से ग्रुप बनाकर वही कुछ किया जा रहा है जैसे माजी के अंदर पाकिस्तान में भी ये स्क्रिप्ट अभी तक चल रहा है और वहाँ पर भी इसी तरह से लोगों को तकसीम किया गया। देखते हैं कि ये जो आज का एहतजाज है ये एंट्री पॉइंट्स पे जाकर धरना देता है या फिर वहाँ पर एहतजाज करता है, आगे कोई वार्निंग देता है। इस पे जो अपडेट होगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।